नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे यूरोप पर युद्ध का संकट सिर्फ 14 दिनों तक ही टला है, कैसे अमेरिका की एक भूल रूस और यूक्रेन के बीच कुछ दिनों बाद एक नई जंग का कारण बन सकती है, और आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में राजनीतिक संकट किस कदर गहरा गया है। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इमरान खान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए शी जिनपिंग की शरण में जाना पड़ रहा है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष की। रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक अब भी यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं। रूस के टैंक यूक्रेन की ओर मुंह किए हमला करने को तैयार है, लेकिन फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच एक मीटिंग हुई है। पेरिस में हुई इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन सीज फायर पर राजी हो गए, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह सीज फायर सिर्फ 14 दिनों तक ही बरकरार रह पाएगा। अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे रूस एक बार फिर बिदक जाएगा। जो बाइडेन की महायुद्ध की चिंगारी को दोबारा भड़काने वाली महाभूल के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। О том, что независимо от разночтений по Минскому перемирие должно соблюдаться безусловно. पेरिस में मीटिंग के बाद टल गया जंग का खतरा। Underscore that Russian soldiers sent to Ukraine at the behest of the Kremlin will face fierce resistance. Whether they choose the path of diplomacy and dialogue, whether they decide to renew aggression against Ukraine, we're prepared either way. अमेरिका की नई धमकी, 2 हफ्ते बाद क्या होगा? A scenario of destabilization of Ukraine. यूक्रेन के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं पुतिन। यूक्रेन की सीमा पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि यूक्रेन बॉर्डर से कुछ ही दूर एक मिलिट्री ट्रेनिंग एरिया में रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहन सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन की सेना भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन यूक्रेन से करीब 2500 किलोमीटर दूर पेरिस में एक मीटिंग हुई। रूस और यूक्रेन के अधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। कयास लगाए जाने लगे कि दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित करने को लेकर बातचीत होगी। और कई घंटे चली मीटिंग जब खत्म हुई तो रूस यूक्रेन ने साझा बयान जारी करते हुए संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। बुधवार को पेरिस में 8 घंटे तक चली मीटिंग में रूस और यूक्रेन सीज फायर पर सहमत हो गए। इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन के अलावा फ्रांस और जर्मनी के अधिकारी भी शामिल हुए। फ्रांस और जर्मनी ने इस सीज फायर में अहम रोल निभाया। हालांकि 2 हफ्ते बाद बर्लिन में इसी मुद्दे पर एक बैठक और होगी। Напруженої ситуації навколо кордонів України це є дуже важливим. Договорились о том, что независимо от разночтений по Минскому перемирие должно соблюдаться безусловно. जर्मनी की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को संवाद से स्थगित करने के लिए बर्लिन में एक और बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में ये वार्ता होगी। तो अच्छी बात यह है कि 2019 के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन ने साझा बयान जारी किया।
लेकिन कुछ सवाल अब भी युद्ध की आशंका को पूरी तरह खारिज करते नहीं दिखते। मसलन संघर्ष विराम पर दोनों देश कायम रहते हैं या नहीं? क्राइमिया के मुद्दे पर यूक्रेन का रुख बदलेगा? नेटो पर रूस की शर्तें यूक्रेन मान जाएगा? क्या यूक्रेन पर रूस अपना अधिकार नहीं जताएगा? क्या यूरोपीय देश यूक्रेन को अब भी यूरोपीय संघ में शामिल करने की कोशिश करेंगे? और क्या रूस की तमाम शर्तों पर अमेरिका मुहर लगाएगा? पेरिस में 2 हफ्ते के लिए सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है। बावजूद इसके ग्राउंड सिचुएशन में कोई भी फर्क नहीं है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की जो सेनाएं हैं पूर्ववत हैं और वेपन्स एंड इक्विपमेंट के साथ साथ उसमें गोला बारूद, मिलिट्री हॉस्पिटल्स और वो सारे साधन हैं जो एक युद्ध को सुचारू रूप से चलाने के लिए चाहिए। और इसके साथ ही रशियन फोर्सेस बेलारूस में अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो अपने ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स को बेहतर करके युद्ध में भाग ले सकें। इसमें दो राय नहीं कि मध्यस्थ की भूमिका निभाकर फ्रांस और जर्मनी ने एक बहुत बड़े संकट को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है, लेकिन यह संकट दोबारा खड़ा हो सकता है। रूस और यूक्रेन एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि अब भी रूस के 1,27,000 सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद हैं। अब भी यूक्रेन के करीब रूस सैन्य अभ्यास जारी रखे हुए है। अमेरिका की धमकी के बावजूद यूक्रेन से सटे बेलारूस में रूस सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। इसके अलावा चीन और रूस की नौसेना अरब सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। अब भी रूस पूर्वी यूरोप में नेटो की सक्रियता को कम करने के रुख पर कायम है। अब भी रूस यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने की मुखालफत कर रहा है। अब भी रूस क्राइमिया प्रायद्वीप पर अपने कब्जे को अवैध मानने से इनकार कर रहा है। अब भी यूक्रेन की सेना रूस के संभावित हमले के मद्देनजर अलर्ट मोड पर ही है। और तो और अब भी नेटो ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों में अपनी सेनाओं को मुस्तैद रखा हुआ है। NATO firmly believes that tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy, not through force or the threat of force. So today, NATO has conveyed our written proposals to Russia. We have done so in parallel with the United States. रक्षा जानकारों का भी मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जिन मुद्दों को लेकर तनाव है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे। रूस के लिए यूक्रेन साख का मुद्दा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन रूस से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों देशों की संस्कृति एक है। मतलब ये कि रूस अपने रुख से पीछे नहीं हटने वाला। अमेरिका की धमकियों से रूस अपने हितों को किनारे रख यूक्रेन से दोस्ती करेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के साथ नेटो की सैन्य तैयारियां भी इसकी तस्दीक करती हैं कि जंग की ज्वाला दोबारा भड़क सकती है। मौजूदा रूस के जमावड़े से यह तो स्पष्ट है कि अगर वार्ता टूटी या नेगेटिव दिशा में गई तो रूस को ऑफेंसिव फोर्सेस को लॉन्च करने में कोई खास समय नहीं लगेगा। और यह जब तक बातचीत से तय नहीं हो जाता तब तक इस तरह की संभावना पूरी की पूरी बनी रहेगी। रूस और यूक्रेन की अपनी अपनी वजहें हैं एक दूसरे की मुखालफत करने की, लेकिन इन दो देशों के बीच तनाव कम भी हो सकता है अगर इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ ईमानदारी से प्रयास करें। फ्रांस और जर्मनी बहुत हद तक ऐसा करते दिख भी रहे हैं, लेकिन रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका के इस विवाद में कूदने से मामला और ज्यादा उलझ गया है। कैसे, वो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इस बयान से समझिए। The document is with them and the ball is in their court. We'll see what we do, as I've said repeatedly, whether they choose the path of diplomacy and dialogue, whether they decide to renew aggression against Ukraine, we're prepared either way. सुना आपने किस तरह अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस को धमकी दी। अमेरिका ने रूस को दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर वो शांति का रास्ता चुनता है तो ठीक,
वरना युद्ध का रास्ता चुनने पर उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रूस के प्रभाव से पूरी तरह आजाद हो जाए। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाए। अमेरिका चाहता है कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करे। अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली छवि को बरकरार रखने के लिए इस मुद्दे पर जबरदस्ती रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वो अमेरिका ही है जो नेटो सेनाओं का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करना चाहता है, जबकि रूस ने पहले ही कह दिया है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों से डरने वाला नहीं है। वो यूक्रेन के मामले में भी यूएस के प्रति फ्रांस, जर्मनी, इन देशों का सहयोग कितना मिल पाएगा यह कहना मुश्किल है। आमतौर पर नाटो कंट्रीज में यूएस अपने दबदबे की वजह से अपने सदस्य देशों को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करता है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। शायद ज्यादातर देश समझने लगे हैं कि अब यूएस के अंदर न तो वो पॉलिटिकल विल है, न वो कैपेसिटी है कि वह अपने साथ साथ दूसरों की रक्षा में सामने आ सके, और इसलिए आगे आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट्स यूक्रेन में होंगे वो बहुत ही रोचक होंगे। रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को स्ट्रिंगर और जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। अमेरिकी विमान यूक्रेन पहुंच चुका है। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें पेंटागन ने ट्विटर पर साझा भी की हैं। ऐसे में सवाल ये कि एक तरफ तो अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ घातक मिसाइलें भी यूक्रेन को दे रहा है, जबकि जो बाइडेन को अच्छी तरह मालूम है कि पुतिन उनके इस रवैये से और ज्यादा नाराज हो सकते हैं। यूक्रेन के साथ संवाद की कोशिशों पर पानी फिर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने 300 जेवलिन मिसाइलों को यूक्रेन भेजा है। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जाता है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल इमारतों और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए भी किया जाता है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन को अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइलें भी दी गई हैं। ये मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को कंधे पर रखकर आसानी से फायर किया जा सकता है। रूस को जोरदार जवाब देने के लिए अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है, और अमेरिका पहले ही $60 करोड़ के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। बाइडेन ने ऐलान किया है कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, लेकिन जाने अनजाने अमेरिका रूस को उकसाने का काम भी कर रहा है। स्ट्रिंगर मिसाइल्स जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है और जेवलिन मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी अमेरिका ने यूक्रेन को सैकड़ों की संख्या में प्रोवाइड कराई है। अभी हाल के समय में ही अमेरिका ने यूक्रेन को $600 मिलियन वर्थ के मिलिट्री असिस्टेंस को दिया है, और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अमेरिका हो या उसके जो यूरोपियन एलाइज हों, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई भी नेगोशिएशन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही किया जा सकता है। और इसी वजह से अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन को लगातार मिलिटरली इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यूक्रेन की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसको मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका स्वयं अपनी जो फोर्सेस हैं उसको भी वो हाई अलर्ट मोड में रखे हुआ है। अमेरिका ने 8,500 अपने कम्बैट रेडी ट्रूप्स को हाई अलर्ट मोड में रखे हुआ है। 21 जनवरी 2022 को जेनेवा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव के बीच बातचीत का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकल सका था। अमेरिका को उसी वक्त इस मुद्दे से अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए थे। अमेरिका को अपने दूसरे सहयोगी देशों के जरिए रूस और यूक्रेन के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन अपनी पावर दिखाने के लिए सुपर पावर शायद कुछ ज्यादा ही बेताब था। ऐसे में जानकारों का मानना है कि रूस और आक्रामक हो सकता है। चीन के साथ मिलकर रूस अमेरिका को घेरने की नई रणनीतियां बना सकता है और दुनिया शीत युद्ध के भंवर में फंस सकती है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां अमेरिका और उसके एलाइज और पार्टनर्स हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र दिखाई देते हैं।
और ये जो पूरा विश्व है एक नए शीत युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका ने अपने 2018 की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि आने वाले समय में 21वीं सदी में अमेरिका के जो सबसे बड़े स्ट्रेटजिक राइवल हैं वो चाइना और रशिया होंगे, और चाइना और रशिया को अमेरिका ने अपना जो स्ट्रेटजिक राइवल संयुक्त रूप से माना था। तो जाहिर है कि आने वाले समय में चाइना और रशिया संयुक्त रूप से अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के टैंक शांत हैं। रूस की सेना भी ज्यादा हलचल नहीं कर रही, लेकिन अंदर ही अंदर जंग की आग अब भी धधक रही है। वर्चस्व की इस लड़ाई में यूक्रेन कहीं पीछे छूट चुका है। आमने सामने है तो अमेरिका और रूस। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के तख्ता पलट की आशंका तेज हो गई है। पाकिस्तान में इमरान खान चौतरफा घिर चुके हैं। पाकिस्तान की पब्लिक परेशान है, विपक्षी पार्टियां निशाना साध रही हैं। फौज का एक धड़ा भी इमरान खान के खिलाफ बताया जा रहा है। वहां की मीडिया में तख्ता पलट की बातें चल रही हैं। ऐसे मुश्किल हालात में नियाजी 3 फरवरी को चीन दौरे पर जा रहे हैं। पीएम बनने के बाद इमरान चौथी दफे चीन जाने वाले हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन जाकर इमरान खान शी जिनपिंग से नया कर्ज मांगने वाले हैं या फिर सत्ता में बने रहने की भीख। चीन जाकर इमरान खान को क्या करना है, अपने आर्मी चीफ बाजवा से मिलकर इसकी ट्यूशन भी ले चुके हैं इमरान खान। शी जिनपिंग की शरण में जाकर नियाजी को क्या मिलने वाला है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। बाजवा से मिले इमरान खान। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? रूठे बाजवा को मनाना इमरान के लिए जरूरी या मजबूरी? पिछले 48 घंटे से इन तस्वीरों की पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। इमरान खान से पाकिस्तान सेना प्रमुख अमर जावेद बाजवा का मिलना इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। चर्चाएं फिर से जोर पकड़ चुकी हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का अब इमरान खान की सरकार से मोह भंग हो चुका है। बाजवा और नियाजी के बीच बढ़ी दूरी से विपक्षी दलों के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को भी भरोसा हो चला है कि कप्तान पवेलियन लौटने वाला है। लेकिन इसी बीच इमरान खान चीन यात्रा की तैयारी में लगे हैं। सवाल है कि क्या पीएम पद की भीख मांगने चीन चले इमरान खान? क्या अब चीन बचाएगा नियाजी की कुर्सी? इमरान को क्या मदद देंगे शी जिनपिंग? इमरान खान विरोधियों को चीन से चित करने की कोशिश में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI भी शरीक हैं। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से उमूर और मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आतिफ भट्ट से तफसीलात लेंगे। जी आतिफ भट्ट, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन की तैयारियों से मुतल्लिक आला सतही इजलास जो है वो जारी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास में आर्मी चीफ और DGISI जो हैं वो भी शरीक हुए हैं। आला अस्करी और जो सिविल क़यादत है वो इस इजलास में मौजूद रही है। चीन का जो दौरा है उससे मुतल्लिक अहम अमूर पर मुशावरत की गई है। नियाजी खान पर फिलहाल बेहिसाब प्रेशर है। इस हालात में पाकिस्तान की राजनीति का रट्टा मारने वाले इमरान खान पर विपक्ष ने भी गद्दी छोड़ने और फिर से चुनाव कराने का दबाव बढ़ा दिया है। इमरान खान मुश्किलों के चक्रव्यूह में चारों ओर से घिर चुके हैं। इमरान खान से पाकिस्तान की आवाम नाराज है। पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा निशाने पर है। ISI चीफ भी इमरान खान के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। इमरान पर विपक्ष हमलावर है। अमेरिका अरसे से इमरान से खफा है। फिलहाल चीन भी नाराज चल रहा है, जिसे मनाने की कोशिश में इमरान एक बार फिर चालबाज जिनपिंग की चरण वंदना करने चीन जा रहे हैं।
खान साहब अब देखें उसी तरह का पैकेज मेरा ख्याल में ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन देखें किस हद तक मिलता है। चाइना नाराज है आपसे। और दूसरा ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या ख्याल है खान साहब, आप जहां जा रहे हैं चाइनीज अखबारें नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, आपका नंबर जो 140वां आया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, कि आप करप्शन में आप डूबे हुए हैं बिल्कुल, तो इन हालात में कौन सा बंदा इन्वेस्टमेंट करेगा? मैं बताता हूं, मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है खान साहब के, वो इन्वेस्टमेंट लेने जाना, उसके बाद वहां पे जो ओलंपिक है वहां पे सारा अमेरिका और यूरोप ने उसका बायकॉट किया है, और आप उनके फ्रेंडशिप के लिए आप चाहते हैं कि हम वहां जाएं और कुछ पैसे मिल जाए, आप वहां पे ओलंपिक में जाएंगे उनको सपोर्ट करने, और सिवाय पैसे लेने के और कुछ भी नहीं है। जिस तरह मैंने कहा है कि आपकी हर पॉलिसी के पीछे डॉलर आप नजर आ रहा होता है और वो डॉलर के लिए जा रहे हैं, लेकिन चाइनीज को पता है कि आप करप्ट लोग हैं। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का सपना दिखाने वाले इमरान खान हर मोर्चे पर विफल हैं। इमरान की विदेश नीति हर दिन विफलता की नई लकीर खींच रही है। आर्थिक मोर्चे पर इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सरकार किस हद तक फेल हो चुकी है, ये इमरान के ताजा बयान से साफ हो जाता है। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इनका जो सालाना आमदनी है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है। इनके पास पैसे भी फॉरेन एक्सचेंज में, डॉलर्स में हैं। इनके पैसे जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं चल रहा। लेकिन ये इन्वेस्ट नहीं करते पाकिस्तान में। क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? मेरा सबसे ज़्यादा ताल्लुक ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इसलिए रहा है क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ। मैं 6 महीने तो बाहर कमाई करता था 18-20 सालों तक। तो मैं तो जानता हूँ कि उनका मसला क्या है। वो सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। पाकिस्तान में हद से अधिक भ्रष्टाचार, महंगाई की मार और चाइनीज कर्ज में कंगाल हो चुके पाकिस्तान को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के धरना प्रदर्शन और मार्च का सिलसिला तेज होता जा रहा है और इमरान खान हैं जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान की न्यायपालिका की कमियां गिना रहे हैं। आप अपना ये नॉर्दर्न एरियाज यहाँ से सारा नॉर्थ पे चले जाएं। मैं स्विट्जरलैंड देखा हुआ है, मैंने ऑस्ट्रिया देखा हुआ है, मैंने अपना सारा नॉर्दर्न एरियाज देखा हुआ है। आप यकीन करें कि आप मुकाबला ही नहीं कर सकते जो खूबसूरती इस मुल्क में है। स्विट्जरलैंड आधा है हमारे नॉर्दर्न एरियाज का साइज स्विट्जरलैंड का, लेकिन क्योंकि वहाँ रूल ऑफ लॉ है। स्विट्जरलैंड के अंदर सिर्फ अपनी टूरिज्म के ऊपर वो 60 से 80 अरब डॉलर कमाते हैं। 60 से 80 अरब डॉलर। हमारा तो पता नहीं 100 मिलियन डॉलर भी नहीं आता हमारी एक्सपोर्ट्स ये टूरिज्म से, ये भी नहीं आता। तो ये स्विट्जरलैंड ने एक आपके सामने मिसाल है, एक वो मुल्क क्योंकि वहां कानून की बालादस्ती है, वहां कोई कब्जा ग्रुप नहीं आपको मिलता। जिस वक्त इमरान खान गैर मुल्कों की खुशहाली का हवाला दे रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान न्यूज चैनलों के टीवी स्क्रीन पर MQM-P कार्यकर्ताओं पर पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें चल रही थी। देखिए कैसे जब MQM-P ने कराची में रैली निकाली तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को रोकने के लिए सिंध CM हाउस के बाहर आंसू गैस के गोले दागे गए। सिर्फ कराची ही नहीं, इस्लामाबाद के राजनीतिक गलियारे में भी जबरदस्त हलचल है। विपक्षी दल इस बात की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इमरान खान की सत्ता से विदाई हो। इसके साथ ही पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी PMLN की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं। इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं
वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ाकार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो। इमरान खान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना 23 मार्च को इमरान सरकार के खिलाफ महंगाई मार्च निकालने वाले हैं। मौलाना का मार्च इमरान खान के लिए कितनी मुसीबतें लेकर आता है, इससे इमरान खान अच्छी तरह से वाकिफ है। ताज्जुब इस बात पर है मुझे कि आज फिर उसने रियासत मदीना की बात की है। एक बदकिरदार इंसान किस मुंह से रियासत मदीना के मुकद्दस नाम का नाम लेता है? और फिर अजीब बात यह है, कभी कहता है रियासत मदीना मेरा आइडियल है, कभी कहता है कि चाइना का निज़ाम बहुत बेहतर है, कभी कहता है अमेरिका का निज़ाम वो आइडियल है, कभी कहता है ईरान का निज़ाम यहाँ होना चाहिए। पहले तो इसको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान का निज़ाम पाकिस्तान के आईन ने तय किया है। खबर है कि इमरान खान मौलाना की महंगाई मार्च से हलकान है, इसलिए मौलाना के मार्च से करीब 1.5 महीने पहले 3 फरवरी को नियाजी बीजिंग पहुंचकर जिनपिंग से रहम की भीख मांगने वाले हैं, चीन से मदद की गुहार लगाने वाले हैं। सपोर्ट अगर मिल पाता है तो वो भी पाकिस्तान में बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर पाकिस्तान आर्मी किसी की इस समय सुनेगी तो वो है चाइना की, क्योंकि उससे रिलेटेड डेवलपमेंट अटकी हुई है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारा सपोर्ट अटका हुआ है, जिसको कि पाकिस्तान लेना चाहेगा, पाकिस्तान आर्मी लेना चाहेगी। इमरान खान पॉलिटिकली दिखा पाएंगे अपने देश को अगर वो किसी भी तरह का कोई इकोनॉमिक पैकेज अपनी कंट्री के लिए लाते हैं, तो यस, उनका सर्वाइवल चाइना विजिट में काफ़ी इंटरेस्ट रखेगा। लेकिन चीन दौरे से पहले इमरान खान का सेना प्रमुख बाजवा से मिलना कुछ और ही संकेत देता है। इमरान खान के साथ 26 जनवरी को हुई मीटिंग में आईएसआई चीफ भी मौजूद रहे, जिनकी तैनाती को लेकर इमरान और बाजवा के बीच विवाद हो चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान बाजवा से मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश में है? कहा जाता है कि इमरान खान जो है बाजवा से मिलकर उनको मनाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि वो बाजवा माने, लेकिन मुश्किल ये है कि बाजवा की स्वयं सपोर्ट सेना के अंदर कम होती हुई नज़र आती है। पहली बात तो ये कि इनसे जो वहाँ के कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं वो शुरू से खुश नहीं। उनका मानना ये है कि ये इनका कनेक्शन जो है वो वो नॉन मुस्लिम धर्म से है, जो मुसलमान जिसको वो नहीं मानते, अहमदिया। इनका कहना यह है कि ये सुन्नी धर्म से जो मुसलमान हैं, जो कि सुन्नी अकीदे को मानते हैं। 3 फरवरी को इमरान खान बतौर वजीर आजम चौथी बार चीन जाने वाले हैं। इमरान खान सरकार और अमेरिका के बीच बढ़ी तल्खी अब किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान को अब चीन का ही सहारा बचा है। इसीलिए इमरान खान चीन को मनाने के लिए अब उस विंटर ओलंपिक के बहाने बीजिंग जा रहे हैं, जिससे अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके अलावा चीन सीपेक प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर भी भड़का हुआ है। करीब 87 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत वाला सीपेक चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का मकसद दुनिया भर में चीन का प्रभाव बढ़ाना है। चीन ने सीपेक पर अब तक 25 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं, जिससे 75,000 लोगों को काम मिला। इसके तहत 500 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे और सड़कें बनी हैं। साथ ही साथ 5,500 किलोवाट बिजली पैदा की गई। सीपेक से रिलेटेड अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की हार है, पाकिस्तान एज अ कंट्री हारता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई गेन नहीं है, उल्टा लॉसेस हैं। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अगर पाकिस्तान का स्टैंड देखा जाए तो वो इस समय सीपेक को रिव्यू करना चाहेगा। और मुझे लगता है कि चाइना विजिट के दौरान इमरान खान इससे रिलेटेड
अपनी चीज़ों को कुछ क्लैरिफाई करेंगे, इसको किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के फेवर में लाना चाहेंगे। पिछले साल जुलाई महीने में दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले चीनी इंजीनियरों पर हमले के बाद काम पर चीन ने रोक लगा दी थी। चीन ने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा चीन के लिए सबसे अव्वल। हालांकि चीन की नाराजगी को दूर करने के लिए ड्रैगन की धमकी के आगे झुकते हुए इमरान सरकार चीनी नागरिकों को भारी भरकम मुआवजा देने पर भी तैयार हो गई, वो भी तब जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। लेकिन वजीर आजम की गद्दी पर बने रहने के लिए इमरान खान कुछ भी करने को तैयार है। इसके लिए पाकिस्तान को चीन का गुलाम भी क्यों न बनाना पड़े। के धनबाद में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालिक पोत दी।